पाकिस्तानी फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नीतीश कुमार। दोस्तों, आज के इस वेबिनार का विषय है नए हिंदी नाटकों का अभाव। हिंदी रंगमंच की ये लगातार बहुत पुरानी शिकायत रही है कि हिंदी में नए नाटकों का अभाव है, मौलिक नाटकों का अभाव है। इसलिए या तो पुराने नाटक ही बार बार खेले जाते रहते हैं या फिर दूसरी भाषाओं से अनुदित नाटकों का सहारा लेना पड़ता है। ये जरूर है कि हिंदी कहानियों और उपन्यासों को नाटक में रूपांतरित करके भी काम चलाया जा रहा है, मगर जहां तक मौलिक लेखन का सवाल है तो वो नदारद है या फिर बहुत कम है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? क्या हिंदी के लेखक नाटक लिखने में दिलचस्पी नहीं रखते? क्या नाट्य लेखन को वे कमतर मानते हैं? क्या नाटकों की तकनीक हिंदी लेखकों को समझ में नहीं आती है? अगर ऐसा है तो उन्हें इस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं होती है? हमारी नाट्य संस्थाएं इस दिशा में प्रयास क्यों नहीं करती हैं? क्या दृश्य माध्यमों के अंधाधुंध विस्तार ने लेखकों को आकर्षित कर रखा है और उनके लिए ये काम उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाटक लिखे जा रहे हैं मगर उन्हें निर्देशक नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वे नए नाटकों का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं? तो ये तमाम प्रश्न हैं जो आज के इस वेबिनार में उठेंगे और नए प्रश्न भी जाहिर है कि इसमें अनुभवी भागीदार हैं तो उनके जरिए भी उठेंगे और हम उनको चर्चा भी करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको अपने तमाम मेहमानों से परिचित करा दूं। हमारे साथ मशहूर रंगकर्मी देवकांत शुक्ला जी हैं, अवतार साहनी जी हैं, लोकेंद्र तिवारी जी हैं। ये सभी नाट्य निर्देशन से भी जुड़े रहे हैं और इनका संबंध अभिनय से भी रहा है। लोकेंद्र तिवारी जी की ख्याति एक मजे हुए अभिनेता के रूप में स्थापित है। हमारे साथ अंग्रेजी और बांग्ला की थिएटर की अभिनेत्री नीलांजला बैनर्जी भी हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है और इसी के साथ मैं स्वागत कर रहा हूं पत्रकार एवं नाटक समीक्षक रवींद्र त्रिपाठी जी का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में ही आभार प्रकट करता हूं मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में के लिए समय निकालने के लिए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं देवकांत जी से। देवकांत जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो शिकायत है नए हिंदी नाटकों को लेकर कितनी वाजिब है, कितनी वास्तविक है? देखिए, जब से मैंने थिएटर शुरू किया ये शिकायत तब से बनी हुई है कि हिंदी में पांडुलिपि नहीं मिलती, हिंदी नाटकों का रचनाकार नहीं है। लेकिन इससे जुड़े हुए मेरे कुछ बुनियादी सवाल है कि हिंदी में रंगमंच कहाँ है और हिंदी में नाटक प्रोफेशनल कहाँ है, हिंदी में नाटक कमर्शियल कहाँ है, हिंदी नाटक से रोजी किसको मिलती है, हिंदी नाटक से कौन जिंदा रह पाता है। ये बुनियादी सवाल रंगमंच नहीं दे पाता, इसलिए नाटक बहुत कम खेला जाता है। जैसे जहाँ तक लोक नाटकों का प्रश्न है, जीवंत है लोक नाटक। छत्तीसगढ़ में चाहिए लोक नाटक जीवंत मिलेगा, मालवा में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी स्थान पर चले जाइए, आपको लोक रंग जीवंत मिलेगा। जहाँ तक नागर रंगमंच की सवाल है, वहाँ ये समस्याएं हैं। नागर रंगमंच में जेन्युइन नाटककार है ही नहीं, जेन्युइन कलाकार भी नहीं है। वो बाबुओं का रंगमंच है। स्टेट बैंक के बाबू शाम को टाइम निकाल लिया, सरकारी बाबू है, चलो थोड़ा सा नाटक कर लें, क्योंकि पूर्णकालिक में हो भी नहीं सकते, क्योंकि नाटक से उनको कुछ मिलता नहीं है। अब रहा सवाल एनएसडी का, कि एनएसडी जिन बातों को लेकर बनाई गई थी, एनएसडी वाले लोग अपना पूर्णकालिक समय देश के अलग अलग कोने में जहाँ जहाँ से आ रहे हैं वहाँ जाकर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो या तो दिल्ली में बैठ के नाटक करते हैं या 90% बम्बई जाकर बड़े होते हैं। क्यों? उन्हें रोटी नहीं मिलती। सिनेमा मिलता, सिनेमा नहीं मिलता तो सीरियल मिलता है, सीरियल में काम मिलता तो रंगमंच वो भी नहीं करता। इसलिए जेन्युइन जब तक नहीं होगा तब तक नाटकों की समस्या बनी रहेगी।
जी जेन्युइन राइटर भी नहीं है। एक जमाना था लेखक पूर्णकालिक होते थे। बाबा नागार्जुन के बाद जन कवि की परंपरा खत्म हो गई। हरिशंकर परसाई और शरद जोशी के बाद पूर्णकालिक मसीहजीवी की सम, समस्या शुरू हो गई। उसके बाद कोई लेखक अपनी कलम के दम पे जिंदा रहने की कोशिश ही नहीं करता। जहाँ लेखन भी पूर्णकालिक नहीं हो तो वहां भी जेन्युइन लोग नहीं है। तो जब तक हिंदी रंगमंच दाल रोटी नहीं देगा, जब तक हिंदी रंगमंच को अपने कलाकारों को, अपने बैक स्टेज वर्कर्स को दाना पानी देने की कुव्वत नहीं होगी, तब तक ये लेखन की समस्या तो दूसरी है, ये बन जाएंगी। जी मैं अल्लाह साहनी जी के पास आऊंगा, क्योंकि देव बड़ी समस्या है और तमाम समस्याएं हैं उनके साथ। इस समस्या को ये है कि नहीं है, इसलिए जाहिर है कि आप उससे अपेक्षा भी दूसरी तरह की नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को यहाँ तक महदूद रखें, सीमित रखें कि हिंदी लेखक नाटक क्यों नहीं लिख रहे हैं, मौलिक नाटक हिंदी में क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं, वो रंगमंच को क्यों उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो इसे किस तरह से देखेंगे। आखिरकार हिंदी का लेखक कहानियां लिख रहा है, कविताएं लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है, तो जाहिर है लेखन तो हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है, नए नए लेखक आ रहे हैं, तो नाटक ही क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखिए हाँ जी, प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए सर। अवतार जी। नहीं आप हाँ देखिए देवकांत जी ने जो इशू उठाए हैं वो काफी हद तक जेन्युइन है, बिल्कुल और बिल्कुल सही बात है। मगर इसमें दो इशू हैं। एक तो हिंदी रंगमंच से आजीविका का जो साधन नहीं हो पा रहा है, और जो आपका मूल प्रश्न है कि लेखन क्यों नहीं हो रहा है, ये दो दीगर चीजें हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि कोई भी नाटक लिखना ये बच्चों का खेल नहीं है। आजकल शौकिया लिखने वाले बहुत हैं, मगर जैसे कि रविंद्र भाई बैठे हैं, इनको पता है कि अगर आपने नाटक लिखना है तो आपके पास मूलभूत दो चीजों की जबरदस्त आवश्यकता होती है। एक तो ड्रामाटगरी को लेकर समझ कि आप जो लिखेंगे वो कैसे होगा और क्या क्या ऐसी चीजें हैं ड्रामाटगरी के अंदर जो नाटक को ड्रामेटिक बनाती हैं। एक तो ये आयाम, दूसरा है कथ्य, क्योंकि कथ्य को लेकर बहुत सारे लोगों के पास बिल्कुल भी समझ नहीं है। लिखते हैं वो जैसे कि किसी चीज से अचानक प्रभावित हो गए, उस पर कुछ लिख डाला, मगर उसमें वो इन डेप्थ कई चीजें नहीं होती हैं। अब जैसे कि पहले नाटककार थे, अच्छे लेखक थे, गूढ़ लेखक थे, डेप्थ में भी कहानियां लिखते थे, और जब नाटक भी लिखना शुरू किया, ये सही बात है कि ड्रामाटगरी की ज्यादा समझ नहीं थी, बट उन्होंने अपने आप को हे नहीं समझा। उन्होंने श्रेयस्कर यही समझा कि क्यों न किसी अच्छे नाट्य निर्देशक के साथ मिलकर इसको ट्रायल एंड एरर मेथड पे लिया जाए। भाई कई बार ऐसे होते हैं, लेखक ने मैंने जो लिख दिया, अरे भाई ड्रामाटगरी के हिसाब से चीजें पल पल बदल रही हैं हिंदुस्तान में क्या, वर्ल्ड में, थिएटर में नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। जब तक आप उससे वाकिफ नहीं है तो कोई भी चीज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पुराने जैसे मैं एक कहानियां सुनता था, किस्से सुने मैंने कि मोहन राकेश जी भी जब लिखते थे नाटक तो आके अलग अलग ड्रामा ग्रुप के लोगों के साथ उसकी चर्चा करते थे, बैठकी होती थी, बातचीत होती थी, और फिर क्रिटिसिज्म होता था, और क्रिटिसिज्म को बहुत सहर्ष लेते थे। आज किसी लेखक को आप कह के देखिए, आपसे लड़ने पड़ेगा, नाराज हो जाएगा, उसको पर्सनल लेवल पे ले लेंगे। अब त्रिपाठी जी हैं, त्रिपाठी जी ने लिखा और वो खेला गया नाटक अपना रेपर्टरी के अंदर, गांधी पे था। तो ये त्रिपाठी जी से पूछिए कि इन्होंने मेहनत की, कितनी बार तो डायरेक्टर के साथ इनकी मीटिंग हुई होगी, बैठे भी होंगे, कई चीजें
इनको अच्छी लगी होंगी, इन्होंने ली होंगी, कई चीजें डायरेक्टर को अच्छी लगी, उन्होंने बात की होगी। तो आपस का एक सामंजस्य पैदा करना बहुत जरूरी है, जी जो कि लोकेन बहुधा अवतार जी, आपने दो बहुत बड़े मुख्य बिंदु उठा दिए हैं और मैं उनके जवाब के लिए अब लोकेंद्र जी के पास भी जा रहा जी हूँ। जी जी एक जी तो आपने कहा कि जो लेखक हैं वो ड्रामा टेक्निक से नावाकिफ हैं, उसे सीखना भी नहीं चाहते, और दूसरा उनमें इस माध्यम की क्या जरूरियात हैं। अगर कोई नाटक, कोई उपन्यास या कोई कहानी को हमें थिएटर में ले जाना है तो उसके हिसाब से ढालना पड़ेगा, अडाप्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो उदारता और खुलापन चाहिए उसकी कमी है। क्या जी लोकेश जी जी, इतने बड़े हिंदी साहित्य जगत में ऐसे चंद लेखक नहीं है, कहानीकार, कथाकार नहीं है कि वो इस तरह की सलाहियत रखते हों? नहीं, मेरा जहां तक ख्याल है कि मैंने इधर पिछले कहना चाहिए कि 15 सालों में जो भी ड्रामे किए ज्यादातर वो नहीं लिखे लिखाए नहीं किए, किसी के साथ में बैठे, उन्होंने जो आइडिया दिया उसी को धीरे धीरे डेवलप किया, और वो सिर्फ उन राइटर के साथ में ही डेवलप नहीं होता है, वो एक्टर या डिजाइनर तमाम चीजों के साथ में मतलब डेवलप होता है। क्योंकि मुश्किल वही है जो आपने शुरुआत में ही कही कि उसके अंदर आर्थिक रूप से हम लोग मतलब कि बहुत ही वो हैं। तो यहाँ पर हमें दिल दिमाग से विचार और ख्यालों को अपने ऐसा बनाना पड़ेगा जहां पर एक्टर को केंद्र में रखते हुए या अभिनेता को केंद्र में रखते हुए कहानी को बुना जाए। तो उसके लिए राइटर भी मेहनत करता है, और मैंने देखा है, मैंने परवेज भाई के साथ में करीब 2-3 ड्रामे बनाए, तो उन्होंने कहा जी फेज अहमद फेज पे बनाना है एक प्ले, उनके 100 साल हो रहे हैं। तो हमने अब उनकी सारी रचनाएं हैं, बहुत सही था, मतलब जैसा कि मैं देख रहा था उन दिनों कि किसी ने कथक कर दिया और वो मतलब नज़में गाई जा रही है, गजलें गाई जा रही है, और मतलब के बात खत्म। अरे उन्होंने किन हालातों के अंदर, किस सोशल पॉलिटिकल कंडीशन में अपनी उन रचनाओं को क्रिएट किया है। एक लेखक की जर्नी क्या है, एक कहानी को हम किस तरह से इनफोल्ड करना चाहते हैं, लोगों के बीच में लाना कैसे चाहते हैं। तो उसके लिए हमें अपने रूट्स पे जाना पड़ेगा, और रूट्स पे जाके हमें रिसर्च करना पड़ेगी कि वो किन हालातों में कब कब किन किस तरह की स्थितियों से गुजरते हुए राइटर ने अपनी चीजों को लिखा है। उस वक्त की पूरी लगे दुनिया के अंदर किस तरीके की पॉलिटिकल चेंज आ रहे हैं, सोशल चेंज आ रहे हैं, किस तरह से फाइनेंशियल मतलब की स्थितियां बदल रही है, लोगों के जिनके बारे में लिखा जा रहा है उस पूरे तबके के बारे में मतलब हमारी कितनी जानकारियां हैं। जब तक ऐसा सब कुछ नहीं समझेंगे, और इतना समझने का क्या है कि मैं देखता हूँ कि ज्यादातर हमारे जो लेखक हैं, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, वो बेचारे मतलब लिखते हैं और उसके बाद में जब उससे आगे का काम करने को वक्त आता है तब वो पता नहीं सोचते कि यार लिख तो दिया है यार, अब जो करना तुम कर लो। तो ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो उनका पहले है, उनकी नजर से हम जा रहे हैं, तो हमारे नजर उनकी नजर के बीच में सामंजस्य बनना चाहिए। फिर हम दो ही काफी नहीं है, हमारे जो अभिनेता हैं जिन टीम के साथ में कर रहे हैं उनकी भी एक नजर है। तो वो तीनों को जब मिले तब जो गुल मिल के चीजें बनेगी, तब दर्शकों के बाद में जो चीज जाएगी वो एक तरह से मूल्यवान होगी, और शायद मतलब वो थिएटर ज्यादा देर तक सक्रिय भी रहता है, लोगों के दिल दिमाग में भी रहता है। नहीं तो रोजाना ये हो रहा है कि नाटक हो रहे हैं मंडी हाउस में, तो कोई हॉल खाली नहीं है। आप देख लीजिए, 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया रोज मतलब के सिर्फ हॉलों का किराया है, तो लोग दे रहे हैं और रोज कभी खाली नहीं मिलते, साल भर तक कमानी और श्री राम सेंटर खाली नहीं मिलते। लेकिन उसमें जो ड्रामे हो रहे हैं या ड्रामे जो किए जा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो किस तरह से प्रभाव बनाते हैं, यानी खाली बम्बई जाने की एक भीड़ तो नहीं है। नहीं लोकेश जी, ये बताइए कि ये जो अभी नाटक हो रहे हैं उनमें कितने प्रतिशत नए हिंदी नाटक हैं? सारे रिपीट हो रहे हैं या कुछ नए उसमें मिलते हैं हमको? 25%, 40%? नए जब आते हैं, आप सही कह रहे हैं मुकेश भाई, कि नए लोग लिख के लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद में जो उसके बाद का जो काम है वो, जैसे कि अभी हाल ही अवतार भाई ने बताया कि अभी रविंद्र भाई ने एक नाटक लिखा, तो उस नाटक के लिखने के दौरान उन्होंने तरह तरह की रिसर्च में पहले अपने लेवल पे रिसर्च की, गांधी और गांधी जी के जीवन और उनके मतलब वो जो स्ट्रगल को दिखा रहे हैं उसके तमाम किस्म के पहलुओं को अध्ययन किया।
फिर वो अपने निर्देशक साथी के पास में गए, उनके साथ में फिर डिस्कशन हुई, उन्होंने भी शायद पढ़ा, उसको समझा, फिर वही एक्टरों के साथ में, तो इस तरह से एक नई कृति लोगों के बीच आती है, वो दर्शकों तक जब पहुंचती है वो बहुत सारे हालात से गुजरते हुए पहुंचती है। तो लेखक निश्चित रूप से उसको एक तरह से कल्पना करने वाला, मतलब एक कवि है या साहित्यकार है या नाटककार है, लेकिन उसको एक तरह से मूर्त रूप में बदलने में, चाहे मतलब हम स्टानिस्लावस्की का उदाहरण ले लें कि वो टेक्निक, एक्टिंग टेक्निक पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अगर उनके पास में गोरखी नहीं होते या चेखव नहीं होते और उनके साथ में मिलजुल के जो एक नया रास्ता ढूंढ रहे थे, तो रियलिज्म ही नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब सारी दुनिया में ऐसा हुआ कि कहीं न कहीं सब जब ये 3-4 तत्व मिल जाते हैं, तब वहां पर जो सृजन होता है वो सचमुच वो है नाटक। मेरा सवाल लोकेंद्र जी ये था कि कितने % नए नाटक अभी हमारे पास हम अपने थिएटर में देख रहे हैं, हिंदी रंगमंच में देख रहे हैं? बहुत कम है, बहुत कम है, अच्छे नाटक बहुत कम है आते हैं। मैं भी बहुत सारे नाटक पढ़ रहा हूँ, मतलब के लोग भेजते रहते हैं, तो मतलब के पढ़ता भी हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब आशा नहीं बनती है, बल्कि थोड़ा सा दुखी होता है कि ये बात बन नहीं रही है। अगर उसके साथ में बातचीत करके अगर वो प्ले को बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ राइटर क्या होता है, वन साइडेड अपनी एग्जिट कर लेते हैं। वो सोचते हैं डायरेक्टर का काम है मतलब का प्ले बनाना। तो लेखकों का रवैया एक बहुत बड़ी अड़चन है नए नाटकों के हिंदी रंगमंच में आने का। मैं नीलांजला को यहाँ जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वो अंग्रेजी और बांग्ला थिएटर से जुड़ी हुई है। वहां से वो किस तरह से हिंदी रंगमंच को देख रही है, हिंदी रंगमंच में नए नाटकों की कमी को देख रही है। नीलांजला, आपका व्यू मैं जानना चाहता हूँ, क्या सोचती हैं आप? जो बहस हम कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें बांग्ला थिएटर में क्या स्थिति है? अगर उसकी तुलना आप हिंदी के थिएटर से करना चाहें तो क्या आपको समझ में आता है? जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। हालांकि मैं बहुत कम आप लोगों के मुकाबले ज्यादा थिएटर का ना मुझे एक्सपीरियंस है ना, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट, मेरा प्रोफेशन इज दैट ऑफ अ जर्नलिस्ट, एंड एज अ थिएटर एक्टर मैं इतना कहूंगी कि मैं सबसे सहमत हूँ। अभी देवकांत जी ने, अवतार जी ने, लोकेंद्र जी ने जो भी कहा, नंबर 1 मुझे जो लगता है कि जब भी मैं मंडी हाउस के वहां जाती हूँ और मैं श्री राम हो, कमानी हो, all of them are not original plays। सब है जो स्पेशली जब फैज जैसे कि उन्होंने कहा कि फैज को लेकर इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो मुझे कहीं लगता है एज अ थिएटर पर्सन कि देयर इज लेजीनेस। लगता है कि अच्छा चलो ये नाटक तो है, चलो इसी को कर डालते हैं। हाँ, तो इट्स लाइक ठीक है, क्रिएटिविटी थोड़ी सी आती है शायद इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन जहां राइटिंग की बात आती है, मुझे भी नहीं लगता कि बहुत सारे नए ओरिजिनल प्लेस दिल्ली में हिंदी प्लेस में हो रहा है। बॉम्बे में देर आर पीपल जो कर रहे हैं, मैंने सुना है, मेरे जो फ्रेंड्स वहां पर है, मानव कौल एंड ऑल ऑफ देम, दे आर डूइंग ओरिजिनल वर्क। लेकिन जैसे कि देवकांत जी ने कहा ना, कंप्लीटली अग्री विथ हिम, फाइनेंशियल एंगल जो है वो शायद कहीं ना कहीं मोटिवेशन में एक रोल प्ले करता है। क्योंकि बी इट अ राइटर, बी इट एन एक्टर, थिएटर डज नॉट पे। मुझे खुद बहुत ही हैरानी होती है कि कैसे ये है कि सारे हॉल। मैं यहाँ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति हिंदी रंगमंच में है राइटर के लिए या थिएटर जो भी रंगकर्म में शामिल बंगाली मैं हाँ, तो बांग्ला थिएटर में भी क्या यही स्थिति है? नो, बांग्ला नहीं, बांग्ला थिएटर में बी इट इन कैलकाटा, बी इट इन दिल्ली में बहुत सारे बंगाली थिएटर ग्रुप्स हैं। मैं उनमें से एक थिएटर ग्रुप के साथ काफी साल जुड़ी रही, और मैं आपको कह सकती हूँ कि ओरिजिनल राइटिंग हो रही है, ओरिजिनल प्लेस हो रहे हैं। कैलकाटा में जैसे नामदिकार के जो रुद्रनाथ सेनगुप्ता है, उसके बाद अभी देवशंकर हलदार, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्ला में बहुत सारा काम कर रहे हैं, एंड इंक्लूडिंग दिल्ली में भी बिपिन चंद्रपाल ऑडिटोरियम में कभी ना कभी प्लेस होते हैं। मैं खुद गई हूँ, मैं खुद जुड़ी रही हूँ उन प्लेस से, तो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ होप
कि कहीं ना कहीं एक जुनून है, जो मुझे लगता है कि मराठी थिएटर में भी है और बांग्ला थिएटर में भी है। जुनून हिंदी है में या मुझे पैसा भी है? जुनून भर है या पैसा भी है? मतलब हिंदी में देखिए, जुनून की दिल्ली में कमी मैं है? आपको बता सकती हूँ, दिल्ली जी में मैं आपको बता सकती हूँ पैसा नहीं है इन टर्म्स ऑफ बंगाली थिएटर पैसा हम्म। नहीं है। हाँ, हम लोग दूर दूर ऑफिस के बाद, हाँ, वो दिल्ली की हॉरिबल ट्रैफिक वो करके मैं सीआर पार्क जाती थी रिहर्सल करने, ठीक है ना। और एक प्रोडक्शन को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि रोज रोज कुछ घंटे मिलना, क्योंकि रिहर्सल के लिए स्पेस मिलना, रिहर्सल के लिए रेंट देना, ऑल दीज लिटिल लिटिल इश्यूज बिकम एन इशू। तो हम लोग किसी के घर में या एक बेसमेंट में जहाँ पे रेंट थोड़ा कम है, वहां से कई दूर दूर से लोग आके, तो ऑब्वियसली हम लोग रोज नहीं मिल सकते, हफ्ते में 3 दिन मिलते हैं, वीकेंड्स को लंबा रिहर्सल चलता है, तो एक प्रोडक्शन को ऑन स्टेज तैयार करने में टाइम ज्यादा लगता है। जबकि मेरे जो हिंदी थिएटर के दोस्त हैं वो लोग कहते हैं कि विद इन से 2 months, एक और वन मंथ रोज रिहर्सल करो, 1.5 घंटा 2 घंटा रोज रिहर्सल करो और उसको प्रोडक्शन के लिए तैयार करो। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं बंगाली थिएटर में। एंड इवन जहां मैं अभी जुड़ी हूँ, थिएटर वर्म्स प्रोडक्शन कौशिक बोस का है, वी डू इंग्लिश थिएटर, हम लोग नहीं कर सकते हैं, वी टेक मंथ्स टू डू इट, लेकिन वो प्रोसेस बहुत एंजॉय करते हैं एंड दैट इज द मोटिवेशन फॉर जी। पीपल लाइक मी। अभी अवतार जी ने ये जो आपने कहा, ये कल्चर को उन्होंने बाबू थिएटर कल्चर का नाम दिया था कि पार्ट टाइम काम है थिएटर का, फुल टाइम पेशेवर थिएटर हमारे पास बहुत कम है, हिंदी में तो बहुत कम। और भी कम है। अब मैं रविंद्र जी के पास आऊंगा। रविंद्र जी, पूरी लेखक बिरादरी कटघरे में है कि ना तो वो ड्रामा की टेक्निक जानना सीखना चाहती है, ना ही उसमें इतना खुलापन है कि थिएटर के साथ मिलकर किसी कहानी उपन्यास को उसके अनुकूल ढालने के लिए तैयार हो। तो ये स्थिति हिंदी साहित्य जगत में क्यों है आखिर? मुकेश जी, शुरू में मैं 2 बातें स्पष्ट कर दूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ठीक है कि समस्याएं हैं, और अभी अवतार जी ने भी, देवकांत जी ने भी, लोकेन जी ने भी और देवांजना जी ने या आपने जो बातें कही हैं वो हैं, ऐसी उनको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये धारणा कि हिंदी में मौलिक नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं, ये एक भ्रांत धारणा है मेरे ख्याल से। मैं अपनी बात इससे नहीं करूंगा कि अवतार जी ने और लोकेन जी ने कर दी है, लेकिन मैं और नाटकों की चर्चा करूंगा जो अभी मैं नटरंग प्रतिष्ठान के ने एक आयोजन किया था मौलिक नाटकों को पुरस्कार देने का। उसमें मैं बताऊं कि उसकी कमेटी में मैं भी था। उसमें 18 मौलिक नाटक आए थे और उसमें 6-7 तो बहुत ही अच्छे थे, और जब वो खेले जाएंगे, अब तो कोरोना काल की वजह से उनका खेलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा बहुत नाटक लिखे जा रहे हैं, और देखिए जो क्लासिक नाटक बनते हैं, मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का दिन, वो रातों रात नहीं बन जाता है, वो तो एक प्रक्रिया में बन जाता है। आप राकेश के बाद भी लिखिए, आप स्वदेश दीपक का नाटक कोर्ट मार्शल है, वो एक क्लासिक का दर्जा बन चुका है। और अभी हिंदी में कई ऐसे नाटककार हैं जो, जैसा कि अभी मानव कौल का भी नाम आया, उन्होंने बहुत अच्छे नाटक लिखे हैं। राजेश कुमार जी हैं लखनऊ के, उन्होंने कई अच्छे नाटक लिखे हैं और खेले जा रहे हैं। और कई युवा स्नातक जो एनएसजी से निकलते हैं या और से निकलते हैं, वहां से मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल से निकलते हैं, वो भी बहुत अच्छे नाटक लिख रहे हैं। और हिंदी में अच्छे नाटक हर साल 2-3 अच्छे नाटक लिख करके आते हैं। नाटक के साथ मैं समस्या नहीं कहूंगा, बल्कि स्थिति यह है कि वो पहले जब तक रंगमंच पर ट्राई आउट नहीं होता है, वो उसको स्वीकृति नहीं मिलती है, मान्यता नहीं मिलती है। और जो रंगमंच है उसमें जो अभी समस्याएं बताई हमारे मित्रों ने, अवतार जी, लोकेन जी, वो रंगमंच, हिंदी का रंगमंच समस्याग्रस्त है। हिंदी का नाट्य लेखन उतना समस्याग्रस्त नहीं है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में तो कुछ है भी, एनएसडी है या और भी लोग हैं। दिक्कत है कि हिंदी भाषी इलाके का जो बड़ा इलाका है, वहां रंगमंचीय संभावनाएं बहुत कम है, थिएटर बहुत मुश्किल से होता है। तो जब तक थिएटर में ट्राई आउट नहीं होगा नाटक, तब तक कैसे अस्तित्व में आ जाएगा? ऐसा तो नहीं कि नाटक लिख दिया और होगा नहीं, फिर कैसे होगा? लेकिन रविंद्र जी, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको रोकना चाहता हूँ। हमारे साथ 3 वरिष्ठ रंग निर्देशक हैं और उनका इतना, अगर तीनों का अनुभव मिला लिया जाए तो कम से कम 100 साल के आसपास का अनुभव तो होगा ही, उससे ज्यादा होगा बल्कि।
उनका अनुभव बोल रहा है कि नए नाटक हिंदी में कम आ रहे हैं। तो ये बेवजह तो शिकायत नहीं हो सकती है, लिखे जा रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि उस स्तर के नाटक बहुत कम लिखे जा रहे हों, या जो स्थापित लेखक हैं वो नाटक लिखने से कतरा रहे हों। ये समस्या है क्या? देखिए, ऐसा है कि अभी तो लोकेंद्र जी ने कहा, लोकेंद्र जी ने खुद परवेज जी का कई लिखे हुए बहुत अच्छे नाटक किए। अभी उन्होंने 2 साल पहले या 2.5 साल पहले रानी कमलापति, जो एक युवा लेखिका हैं भोपाल की, उनका नाटक किया। तो लोकेंद्र जी भी कर रहे हैं। देखिए, समस्या है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि हिंदी में कहानीकारों और उपन्यासकारों या कवियों की तुलना में नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। लेकिन नाटक जब तक ट्राई आउट नहीं होता है, मंच पर नहीं आता है, खेला नहीं जाता है, तब तक उसका लिखे जाने का कोई मतलब नहीं है। और रंगमंच में इतनी समस्याएं हैं, दिल्ली में तो है भी, लखनऊ में, पटना में, भोपाल में, बनारस में, कानपुर में, बरेली वगैरह में नाटक करने के लिए सुविधाएं कितनी हैं? बहुत कम है। बरेली में एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर ब्रजेश्वर हैं, वो नाटक करते हैं, वहां नाटक लिखे भी जा रहे हैं, अच्छे नाटक लिखे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहिए कि नाटक लिख दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। नाटक जब तक रंगमंच पर खेला नहीं जाता है, तब तक उसके लिखे जाने का प्रमाण नहीं विकसित होता है। बंबई वगैरह में, 1 मिनट मुकेश जी मैं बता रहा हूं, बंबई वगैरह में सुविधाएं क्या हैं कि वहां एक प्रोफेशनल थिएटर या कमर्शियल थिएटर विकसित हो गया है, और उसका लाभ मराठी थिएटर को ज्यादा मिला है, लेकिन हिंदी थिएटर को भी मिला है। हिंदी में वहां भी मुंबई में भी हिंदी में बहुत अच्छे नाटक लिख रहे हैं। अभी तो मैंने आपको मानव कौल का उदाहरण दिया, हालांकि वो मध्य प्रदेश से वहां गए हैं, पर अच्छे नाटक लिख रहे हैं। तो लेकिन रंगमंच अगर ट्राई आउट नहीं होगा ना, उसके लिए उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थिएटर का, वो नहीं होगा, तो अच्छे नाटक लिखे जाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। जी देवकांत जी, अब ये समस्या दूसरी तरफ आ गई है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो निर्देशक हैं वो नए नाटक का जोखिम लेना ही नहीं चाहते, फ्लॉप का डर हर किसी को सताता है, तो जो टेस्टेड प्ले हैं, नाटक हैं, उनको बार बार दोहराया जाता है, सुरक्षित है। क्योंकि आपने ही बताया कि भारत हिंदी रंगमंच की स्थिति बहुत खस्ता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जब इतना बड़ा जोखिम होगा कि एक नया प्रोडक्शन का आप पर इतना खर्च करें और वो न चले किसी वजह से, तो वो जाहिर है कि आदमी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखता है। इसलिए नाटक जब नहीं खेले जाते हैं, ट्राई आउट नहीं होते हैं, तो उनके लिखने के पर भी असर पड़ता है। क्या ये इस तरह से भी हो सकती है प्रोसेस, अगर हम उलट के देखें तो? देवकांत जी। मैं आप देखिए, आपने एक बड़े खूबसूरत लफ्ज का इस्तेमाल किया, नाटक खेलने फिर चले ना चले। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लैंग्वेज हिंदी थिएटर में है ही नहीं कि नाटक भी चल सकता है, सिनेमा चल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक थिएटर खूब नहीं होगा, एक रंग आंदोलन पैदा नहीं होगा, तब तक लेखक को क्या मिलता है? कुछ नहीं। कहानी छपती है, संपादक 2 रुपए तक नहीं देता आजकल। उपन्यास छपता है, प्रकाशक बोलता पहले पैसे दो पर छापे नहीं। ये हिंदी कहानी उपन्यास की हालत। तो हिंदी रंगमंच में अगर एक नाटक लिख दे कोई, क्या कोई रंगमंडली उसको कुछ पैसा देने को तैयार है या नहीं है? तो सबसे बुनियादी जरूरत, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे मेरे को नाटकों की दिक्कत आती थी, तो मैंने एंटन चेखव पढ़ा था। पढ़ते बहुत है, कम है आजकल नाटक। नागर बाबू रंगमंच, तो मैंने वार्ड नंबर 6 को ड्रामेटाइज किया। नाटक खूब चला और खूब चला, तो मुझे 15,000 रुपए देगा सन 76-77 में। आप सोचिए। फिर मैंने देवयानी का कहना कहना, नाटक खूब चला। सही है। हाँ, तो ये लफ्ज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो राइटर को जब तक कुछ मिलेगा नहीं, और जेन्युइन राइटर होना बड़ा मुश्किल का काम है। मैंने 2 लेखक देखे आखिरी, अपने जीवन के आखिरी जेन्युइन, जिनको कलम पे भरोसा था, जिनको स्याही पे भरोसा था। वो तो पहले थे शरद जोशी, जिनने लिखा अंधों का हाथी, खूब चला, इतना चला आज भी चल रहा है।
उसको हिंदुस्तान के कोने कोने में खेलेंगे, इतना चल रहा है मूवी। दूसरा नाटक जोशी जी का था, एक था गधा अलादा जी क्यों लोकेंद्र, जी बिल्कुल। जगह जगह खेला, हिमाचल प्रदेश से लेके कन्याकुमारी तक के, क्योंकि शरद जी काफी हाउस में बैठते थे, हम लोग उठते बैठते थे और रिहर्सल में आते थे। देवकांत कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दादा नहीं, कोई टिकट नहीं दादा, टिकट तो अपना दर्शक खुद आता है। हम लोग ऐसे नाटक खेलते। फिर दूसरा हमें कांतानाथ का एक उपन्यास था, एक और हिंदुस्तान, वो मैंने ड्रामाटाइज किया, खूब चला था। ग्वालियर भी बुलाया गया, बनारस भी बुलाया गया। और एक हिमाचल की छोटी सी नगरी है जो क्रिकेट के लिए जानी जाती है, धर्मशाला से बुलाया हुआ, बोले किराया रहना खान पान सब देंगे। दिल खुश हो गया था, तो अच्छा रचोगे अच्छा मिलेगा। तो लिपि की समस्या है, इस तरह भी हल की जाती है। जी कोई भी नाटक एडॉप्टेशन किया जाता है तो हिंदी का नाटक हो जाता है, फिर वो चेखाव का नहीं रहता, फिर वो गोरकी का नहीं रहता, फिर वो बैकेट का नहीं रहता, फिर वो एक्सप्लोरर का नहीं रहता, तो हिंदी का। फिर हिंदी में रविंद्र जी ने एक बात बड़ी अच्छी की कि नटरंग ने 18 नाटक छापे। नटरंग मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब से नाटक खेल रहा हूँ, जब से नेवी जी उसका संपादन कर रहे थे तब से। नटरंग ने जो कंट्रीब्यूशन थिएटर में किया है, मैं नहीं समझता कोई संस्था कर सकती है। छोटी छोटी नामों के नाटकों की प्रदर्शन की खबर नटरंग देती, कौन सा नाटक कहाँ हुआ ये नटरंग देती, वो साथ में नाटक भी छापती। एक जमाने में नटरंग लगातार नाटक छापती थी, हर अंक में एक मौलिक नाटक था, बिल्कुल मौलिक हिंदी का मौलिक नाटक थी। मुनि जी, शरद जोशी हिंदी के आखिरी को देनी है राइटर थे, हरिशंकर परसाई और शरद जोशी। लंगड़ी टांग हमने इतना खेला है, परसाई का था। उसके बाद स्याही पे भरोसा करने की उम्र ही चली, वो दौर क्या गया, हमसे बहुत कुछ छीन गया। अब बड़े बड़े कवि हैं, बड़े बड़े लेखक, उनके काम पे भरोसा नहीं है, उनको नौकरी पे भरोसा है, पेंशन पे भरोसा नहीं है। मेरा कहना मैं देवकांत जी आपकी बात समझ गया कि जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं कर रही हैं, उनको पनपने नहीं दे रही हैं। मैं अवतार जी से अब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो प्रश्न उन्होंने पहले भी उठाया था कि ड्रामा टेक्निक से चूंकि अपरिचित हैं हिंदी के लेखक साहित्यकार, बहुत ज्यादा उनसे ज्यादा उनका वाकफियत नहीं है, इसलिए ये समस्या भी होती है कि वो रंगमंच को समझकर नाटक नहीं लिख पाते हैं और इस वजह से खेलने लायक भी नहीं हो पाते हैं। तो हमारी जो संस्थाएं हैं, एनएसडी है, साहित्य अकादमी है, तमाम तरह की जो इस तरह की संस्थाएं जो नाटक के लिए काम कर रही हैं, वो ऐसी वर्कशॉप क्यों नहीं करती हैं? लेखकों को नाटक के टेक्निक सिखाने के बारे में, उनको बताने के बारे में कोई ऐसे आयोजन क्यों नहीं करती हैं, ताकि ये जो एक बाधा है जो कि तोड़ी जा सकती है, जो इतनी बड़ी बाधा मेरी समझ से नहीं है, अगर लेखक तैयार है उसको अडॉप्ट करने के लिए और उसे कोई देने वाला मिल जाए, तो इस दिशा में क्या कोई कदम कोई संस्थान उठा रहा है, कोई कोशिश हाल के वर्षों में हुई है? जी, मैं जैसे कि पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, अभी जैसे त्रिपाठी भाई ने बोला कि नाटक लिखे जा रहे हैं, हाँ मैं एग्री करता हूँ, नाटक लिखे जा रहे हैं। और जैसे मानव कौल का नाम लिया या आपने स्वदेश दीपक का नाम लिया, स्वदेश दीपक हमारा जो अंबाला में रंगमंच का ग्रुप था उसके मेंबर थे, जॉइंट सेक्रेटरी। और ये जितने भी उन्होंने लिखे हैं नाटक, पहले वहां खेले गए, ट्रायल एंड मेथड के बाद उसमें सुधार किया गया, वो तब दिल्ली में आए आपके पास। मतलब इतना लंबा जर्नी उसका हुआ। मानव कौल चूंकि खुद भी एक्टर है, खुद भी डायरेक्टर है,
ही नोज बेटर ड्रामाटगरी के बारे में, इसलिए अच्छा नाटक लिख लेता है। रविंदर भाई, अब इतने साल से हम देख रहे मंडी हाउस में, ये कोई नाटक नहीं छोड़ते, सब देखते हैं, तो धीरे धीरे एक समझ पैदा हो जाती है कि कथ्य कैसा रखना, कथ्य में डेप्थ कितनी हो। अब लिखे कहेंगे, इस चीज से कोई दो राय नहीं, मगर जहां हम उसको जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ डेप्थ भी तो, कुछ मिले भी तो हमें कुछ उसमें से, कि केवल लफाजी होने से नाटक नहीं। कुछ लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, जबकि हम कहते हैं कि हम कमर्शियल नाटक नहीं करते हैं, और हमसे होगा भी नहीं। उससे नाटककार की किसी की वैल्यू कम नहीं हो जाती। बट ये जो बार बार कहता है कि ड्रामाटगरी की समझ होना जरूरी है, ये एक आवश्यक तथ्य है। अब जिस समय ये अपने वेस्टर्न में भी या यूरोप में भी जो लिखने वाले थे, जैसे गोरकी का नाम लिया, इनका लिया, लेखक थे, बेसिकली लेखक थे, मगर चूंकि उस समय बाकी लोग भी जो नाट्य विधा में काम कर रहे थे उनके साथ बैठकी होती थी, और ये कहीं उनके लेख बताते हैं कि बैठकी होती थी, तो समझ पैदा होती है। देखिए, ये दो तरफा चीजें होती है, केवल लेखक की नहीं, डायरेक्टर में भी एक समझ पैदा होती है, एक्टर में भी एक समझ पैदा होती है उस तथ्य को लेकर। जब वो आदान प्रदान तो हो, कम से कम वो आदान प्रदान कहीं रुका हुआ है, उसमें कहीं अड़चन है। अब जैसे देवकांत जी ने बोला कि ज्यादातर नाटक जो करने वाले शौकिया रंगमंच वाले कि बाबू लोग हैं, मैं कहता हूं ये बाबू लोगों की वजह से रंगमंच जिंदा है। आज अगर शौकिया रंगमंच हिंदुस्तान में ना हो तो हम जैसे प्रोफेशनल की कोई गिनती नहीं हो। हम उसी में से आए हैं। ड्रामा स्कूल में जितना भी आदमी आता है प्रोफेशनल होने के लिए, उस शौकिया रंगमंच का वो जो बाबुओं के बीच में खेला जाता है उसी में से आया। और जो नए निर्देशक या नए जो लेखकों का भी जो काम है, ये शौकिया रंगमंच बड़े चाव से करता है। ट्रायल होते हैं हर चीज के, एमएसडी में भी नए राइटर्स ने किया, बज्जू भाई ने किया, मगर क्यों एक कुछ शो जो रेपेट्री ने, क्योंकि रेपेट्री पे पैसा है, वो उसके 10 शो भी कर ले, 20 भी कर लेगा, बाहर क्यों नहीं खेला गया? कभी ये क्वेश्चन किया किसी राइटर ने? क्यों कि उसका औचित्य जब साधारण रंगमंच में जाएगा, शौकिया रंगमंच में जो नाटक जाएगा, जब उसका खेलना पॉसिबल नहीं होता है कई कारणों से, जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक थे तो कहते कि इनको खेलना बड़ा मुश्किल है, मगर कुछ निर्देशकों ने अमूलचूल बदलाव करके, उसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, डेफिनेट इन्वॉल्व है, खर्चे होते हैं, और महीनों की रिहर्सल के बाद जाके कहीं वो नाटक मंची हो पाता है जिसको पब्लिक लाइक करती है। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, जब हम इतना पैसा इकट्ठा करें, खर्चा करते हैं ऑडी लेने में, रिहर्सल में खर्च, जैसे नीलांजन जी ने बोला, मोटा मोटा छोटी छोटी चीजों पे इतना खर्च हो जाता है, और बहुधा निर्देशक ही प्रोड्यूसर होता है जी। मैंने नहीं देखा कोई और प्रोड्यूसर आया हो। उतार जी, मैं अभी से आगे बढ़ना चाहूंगा, बहुत चीजें आपने स्पष्ट कर दी हैं। मैं और कारणों की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। लोकेंद्र जी से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कहीं ऐसा भी महसूस हो रहा है कि हमारे लेखकों की रुचियां अब थिएटर से ज्यादा मुंबई की तरफ हो गई हैं? सीरियल्स हैं, फिल्में हैं, उनमें ज्यादा पैसा है, ज्यादा ग्लैमर है, नाम है, शोहरत है, तो वो ज्यादा खींच रही हैं। और वो सोचता है कि वो इतनी मेहनत ही करनी है तो वहाँ क्यों ना करो, थिएटर में क्यों इतना वक्त दो, यहाँ तो पैसा भी नहीं है। तो क्या इस तरह की भी मानसिकता हावी हो गई है पिछले कई वर्षों में? अब तो वेब सीरीज का भी दौर आ गया है, तो और ज्यादा उस तरह के काम में इजाफा हो रहा है। मुकेश जी, बगैर ट्रेनिंग के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास में कोई ट्रेनिंग नहीं है, अब कोई बच्चा एकदम भागते हुए आता है और कहता है कि सर मुझे कुछ नाटक की टेक्निक बता दीजिए, मैं बम्बई जाना चाहता हूँ। अब उसको क्या कहूँ? उसको टेक्निक या कोई उसको रसीद दे दूं कि भाई ये ले ले, ये कुछ नहीं होता है अगर आपके पास में कोई आधार ना हो, सीखा ना हो। क्या किसी बगैर सीखे हुए तो सिंगर को हम सुन सकते हैं? किसी बगैर डांस सीखे हुए गुरु से सीखा नहीं है तो सीख सकते हैं? थिएटर में भी घिसना पड़ता है, थिएटर में भी लगातार कोशिश करना पड़ती है, और वो कोशिश न सिर्फ मतलब कि एक्टर को करना पड़ती है, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो सबको करना पड़ती है।
चाहे वो लेखक हो, चाहे निर्देशक हो, चाहे एक्टर हो, चाहे उसको देखने वाले दर्शक तक पहुंचाने की जो हमारी जिम्मेदारी है हम 3 तरीके के पक्षों की, उन तीनों के बीच में जब तक गहरी बातें समझ नहीं होगी, टेक्निक नहीं आती। टेक्निक मतलब कि खाली कह देने से कि हमने स्टानिस्लॉस की किताब खरीद ली और लेके चल रहे थे, अब ये स्टानिस्लॉस की है मेरे पास में, नहीं हो उससे कुछ सकता। नहीं होगा। भाई अगर रविशंकर जी अपनी सितार मुझे दे दें तो मेरे किस काम की, मैं तो उसमें टिंग भी नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि वो उनके लिए एक, जब उनके हाथ में होती थी तो वो मतलब कि जो बजाते थे, जो क्रिएट करते थे, वो उनका जादू है। एक्टर वो जादू सीखने के लिए या रचनाकार जितने भी हम भी उसके अंदर शामिल है, एज ए डायरेक्टर या मतलब राइटर या डिजाइनर, सब तौर पे मतलब हम भी, जब तक हम रचनाकार के तौर पर खुद तैयार नहीं हैं तब तक हम मतलब कि चीजों के बारे में जो बम्बई की तरफ जा रहे हैं बच्चे, गलत नहीं है। बम्बई जाना मतलब कि हर किसी को पैसे चाहिए, जिंदगी हर किसी के सपने भी होते हैं, लेकिन उन सपनों के पीछे जो तकलीफें होती है उसको अगर थोड़ा सा वो मतलब कि समझे और उसमें जुड़े तो वो जो जाके बम्बई में करेगा वो बहुत अच्छा काम करेगा। बम्बई कोई बुरी बात नहीं है कि नहीं जाना चाहिए या उसको वेब सीरीज में या टेलीविजन में काम नहीं करना चाहिए, हम खुद ने किया है, हम दूसरों को क्या कहें। लेकिन ये है कि अगर फिर से हम अपनी विधा के अंदर हैं तो हमारा पहली विधा थिएटर है। वो वापस पलट के बम्बई के भी बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं आजकल, तो मतलब कि फिर से सबको चस्का लग गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ 1-2 महीने तक रिहर्सल करने के बाद में जो कैरेक्टर को बिल्ड करेंगे वो टेक्निक अब उनके पास वहां नहीं है। वहां तो कभी आया, ये डायलॉग दिया फटाक से, और इधर उनको उगलना है, तो उसके अंदर कोई एक्टिंग नहीं है बल्कि उगलना है। तो वो जो उगलना है उसकी वजह से वो अपने आप से डिससेटिस्फाइड है, वो बहुत परेशान है अपने आप से कि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं। वो इसलिए वापस आके थिएटर में मतलब अपने चीजों को फिर से एक्सप्लोर करते हैं, अपने बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं, अपने इमोशन, दिल, दिमाग, अपनी आवाज, सबको मतलब फिर से एक्सप्लोर। ये एक ऐसी कहना चाहिए मदर आर्ट फॉर्म है। इस आर्ट फॉर्म के अंदर म्यूजिक भी है, डांस भी है, टेक्निक भी है, डिजाइन भी है, कौन सी चीज नहीं है जो यहाँ नहीं है। लेकिन इसके बाद में फिल्म में जाते हैं, फिल्म तो एक कुर्सी की भी कहानी कह सकती है, लेकिन थिएटर कुर्सी की कहानी नहीं कहता, ये तो एक्टर की कहानी कहता है। बगैर एक्टर के अगर हम मतलब बहुत बढ़िया अच्छी टेक्निक, बढ़िया सेट लगा दिया, लाइट लगा दी और कॉस्ट्यूम भी टांग दिए और एक्टर नहीं आया तो 2-4 मिनट के बाद में लोग पत्थर मारने लगेंगे, या तो हुटिंग करेंगे या फिर और 15 मिनट के बाद तो पत्थर ही मारेंगे ना कि इतना खूबसूरत सब चीजें हो रही है। तो जो चीजें हैं वो है एक्टर और उसकी ट्रेनिंग। न्यूक्लियर फैक्टर एक्टर है सबसे मुख्य। ये सवाल एक्चुअली में मैंने हिंदी लेखक के संदर्भ में पूछा था। सवाल कर रहे हो के संदर्भ। जी मैंने 2 बार से टाइम मांगा आपसे। जी बोलिए। और मैं कुछ लोकेंद्र की बात करूं, टाइम दीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी बोलिए ना। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, त्रिपाठी जी ने 2 बातें कही थी, संगीत नाटक एकेडमी, वो बात बीच में ही रह गई। संगीत नाटक एकेडमी हो, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, साहित्य अकादमी हो, ये सब सरकारी अकादमी है। तो सारी सरकारी अकादमियां हरामखोर संस्थाएं होती हैं, सत्ता की चाटुकारिता के अलावा कुछ नहीं करती। तो थिएटर हमेशा सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है। लोकेंद्र भूल ही गए विषय पांडुलिपि क्यों नहीं है हिंदी में। हिंदी में इसलिए नहीं पांडुलिपि कि लोकेंद्र जैसे लोग कि इससे नहीं सीखा, उससे नहीं सीखा। अरे हबीब तनवीर ने किससे सीखा, अरे सत्यजीत राय ने किससे सीखा, शंभू मित्रा ने किससे सीखा, उत्पल दत्त ने किससे सीखा। लगे लोग ऐसा ट्रेनिंग काहे की ट्रेनिंग। तो नहीं, बगैर ट्रेनिंग के तो देवकान भाई खुद रंगमंच होता। आपको मैं हारमोनियम दे दूं तो आप बजाएंगे अभी? हाँ बजा लूं अब भी, तुरंत सेंस होना चाहिए। ये मतलब मैंने बिना ट्रेनिंग के वो जमाने के पिछले 80 के दशक में जो ड्रामा करते थे ना, साहब आप जो रिहर्सल करते हैं वो पार्ट है ट्रेनिंग का। आप जो महीनों रिहर्सल करते हैं
दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, और वो भी ट्रेनिंग है, आप उसको अंडरमाइन मत कीजिए। बॉडी मूवमेंट या वॉइस वो जो 2 महीने आप लगाते हैं वो क्या है, उस वो ट्रेनिंग डायरेक्टर जो आपको बता रहा था वो क्या है, वो ट्रेनिंग ही तो है, उसमें आ जाओ। जरूरी है किसी का उज्जैन में लाइसेंस ट्रेनिंग होना करते चाहिए। इंदौर में हमने उज्जैन में सीखा, जो वहाँ पे भी बीएम शाह आए थे, वहाँ भी लगे MK रैना और वंशी कौल और लगे तमाम लोग आते थे, तो उनके साथ में सीखा। हमारे वहाँ के जो मतलब के बेचारे म्यूजिशियन थे, उनको तो बहुत सारी चीजें पता ही नहीं थी, लेकिन जब मिले लोग मिले, उन्होंने एक दृष्टि दी, वो जो दृष्टि है वो वो ट्रेनिंग का पांडुलिपि की बात ही नहीं कर रहे। अब नीलांजला को इस डिबेट में शामिल करना चाहते हैं। Yes. बातचीत चल रही है, इसमें आपका क्या व्यू है? एक ट्रेनिंग देखिए मैं 4 साल की उम्र की थी जब मैं पहली बार स्टेज पे गई थी। हाँ, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, और हर साल आई यूज्ड टू एक्ट एज अ चाइल्ड, और उसके बाद कॉलेज में स्ट्रीट प्लेज। आई एम एन अनट्रेन्ड एक्टर इन टर्म्स ऑफ NSD और एनी ड्रामा स्कूल, ओके। लेकिन करते करते एक स्टेज पे फ्री होना, और उसके बाद आई काइंड ऑफ अग्री विथ देवकांत जी की एक सेंस होना चाहिए, यू नो। एंड यस, मुझे लगता है कि शायद मेरी टेक्निक ज्यादा अच्छी होती। अभी भी मुझे आई हैव टू रियली रिहर्स अ लॉट, लाइट रिहर्सल्स, जबकि हमारे पास पैसे नहीं होते, टाइम नहीं होता कि आप लाइट रिहर्सल ज्यादा करें। शो के दिन ही 2 घंटे एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं जब आप लाइट रिहर्सल करें। उसमें मुझे लगता है कि काश मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग मिलती कि मैं लाइट को अपने फेस पे कैसे लेते हैं वो ज्यादा अच्छे से कर पाती। वो मेरी, मुझे लगता है एज एन एक्टर मेरी वो वीकनेस है। एक्सप्रेशन के तौर पे, डायलॉग्स के तौर पे, स्टेज मूवमेंट के तौर पे आई कंसिडर माई सेल्फ क्वाइट ऑलराइट, लेकिन वो ट्रेनिंग मुझे नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने कहा, रिहर्सल इज द ट्रेनिंग। 6 महीने हम लगाते हैं, 4 महीने हम लगाते हैं एक प्ले को करने में। रिहर्सल इज द ट्रेनिंग। और आपके पास अगर डायरेक्टर है तो यू नो who is there to guide you. लेकिन उसके पहले जो बात हो रही थी, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि सब लोग मिल के बैठ के एक चीज को फ्रूशन में लाना। एक राइटर प्ले लिख के उसका काम खत्म नहीं हो जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट, कभी कभी एक राइटर, जैसे कि बात आई कि एक राइटर को ड्रामा की टेक्निक की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, विच इज वाई ऑल प्लेज कैन नॉट बी, इट्स डिफिकल्ट टू पुट इट अप ऑन स्टेज। लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर को, लाइट डिजाइनर को, कॉस्ट्यूम डिजाइनर को, राइटर को, सबको पहले मिल के कि वो प्ले कैसे बनेगा उस पे ज्यादा बातचीत होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गोइंग टू द फ्लोर। वो चीज दिल्ली में हिंदी थिएटर में मुझे पता नहीं ज्यादा हो रहा है कि नहीं। इसीलिए मैंने जो शुरू में कहा था कि लेजीनेस एक है, वो लेजीनेस मैंने इसलिए कहा कि चलो एक बना बनाया प्ले फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम चला देते हैं। लेकिन एक नया ओरिजिनल स्क्रिप्ट को लेकर कैसे उसको स्टेज पे किया जाए कि पीपल लव इट, उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो मेहनत हमें चाहिए। एंड सोसाइटी नीड्स थिएटर नाउ। अभी जो हालात है, पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक हालात है, आई एम लाइक प्लीज, अभी कोविड भी चल रहा है आई नो, लेकिन आई रियली बिलीव, मैं तो अपने हर दूसरे दिन अपने डायरेक्टर को बोलती हूँ, कुछ लिख रहे हो बिकॉज ही राइट्स एंड कुछ कर रहे हो बिकॉज राइट नाउ थिएटर की इतनी जरूरत है सोसाइटी को, जो चल रहा है देश में। एक बात कहना चाहूंगा छोटी सी, सारी कलाओं को एक साथ मिलकर एक और चीज में एक आखिरी सेंटेंस, बांग्ला में कहावत है, पेट में लात खा के ही थिएटर होता है। ओके, द फैक्ट कि थिएटर में पैसा नहीं है, यस, लेकिन उसके लिए जो जुनून चाहिए, एंड दैट जुनून इज नॉट ओनली द एक्टर एंड द डायरेक्टर, एवरीबॉडी शुड हैव दैट जुनून, इंक्लूडिंग द राइटर, तभी एक अच्छी प्ले बनेगी। रविंद्र जी, बात जुनून पर आकर टिकी है कि ये बाकी चीजें भी हो जाएंगी। रविंद्र जी, समय कम है, इसलिए मैं अब इसको वाइंड अप करने की तरफ रविंद्र जी, हाँ बताइए। अमर भाई 1 मिनट। रविंद्र जी 1 मिनट बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ,
बोलिए। नीलांजन ने बढ़िया बात कही, पेट पे लात खा के ही थिएटर में, ये लोकेंद्र जैसे लोग नहीं जानते। हम लोग अपनी तनख्वाह का पैसा थिएटर पे खर्च करते थे, यस, थिएटर से पैसा मैंने भी किया है। कमाते हैं। ये लोग थिएटर से पैसा कमा रहे हैं, जो कमाएगा वो क्या रचेगा। विषय था पांडुलिपि। पांडुलिपि इसलिए नहीं लिखी जा रही क्योंकि जेन्युइन थिएटर वाले नहीं है। बंगाली रंगमंच में ढेरों लेखक है, मराठी रंगमंच में काशीकर से लेके तन्मय कर ले लो, तेंदुलकर ले लो, जितने कर रहे हैं नाटककार ही नाटककार है। हिंदी में है ही नहीं। क्यों नहीं है हिंदी में? क्योंकि जेन्युइन थिएटर मैन नहीं है। जेन्युइन थिएटर वाला जिस दिन पैदा हो जाएगा, हिंदी की पांडुलिपि की समस्या हल हो जाएगी। शेर जोशी दोबारा नहीं आते, हरिशंकर प्रसाद दोबारा नहीं आते। देवकांत शुक्ला ये बात कह रहा है बिना नजदीक। देवकांत जी, समय बहुत सीमित है, इसलिए मैं अब आपको रोक रहा हूँ। मैं लोकेंद्र जी से एक टिप्पणी लूंगा, क्योंकि आपने उन पर एक टिप्पणी की है तो कुछ बनता है। लोकेंद्र जी, मैं देवकांत भाई को बताना चाहता हूँ कि मैं अभी ये कोरोना काल के पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में गया था और थर्ड क्लास में बैठ के गए थे हम, करीब 15 लोग, और थर्ड क्लास में आए और सारे के सारे प्ले एक भी शहर में नहीं किए, सारे गांव के अंदर किए। और जिन बच्चों ने किए वो मेरे पास 600 बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ी के, जिनको मैंने तैयार किया, लेकिन इस ट्रेनिंग को तैयार कर पाया। और ये कोई एहसान नहीं किया, ये मेरी फोर्स है, ये मैं जानता हूँ। मैं जिस घाट पे से बैठ के यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरी ये जर्नी का हिस्सा है और आज भी उसी के लिए मैं जिंदा हूँ। अभी मैंने पिछले साल जो है प्ले किया है हिरोशिमा नागासाकी और मतलब कि भोपाल गैस को जोड़ के मैंने खुद लिखा है उसको। मैंने किसी से पूछा नहीं उसके बारे में, क्योंकि ये परमाणु भ्रम की जो धमकियां आ रही है ये हमें और हमारे समाज को डराती है। तो ये सब चीजें करना मुझे मतलब कोई मुझे अफसोस नहीं है। और मतलब आप मुझे भले ही मतलब मीडियोकर बोलो कि मैं रोटी, हाँ मैं रोटी जरूर खाता हूँ थिएटर से, लेकिन इस थिएटर को करने के बाद में ये जो लोग हैं उनसे एक फूटी कौड़ी नहीं लेता मेरे भाई। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना ग्रुप 25-30 साल से 92 से चलता है। मैंने आज तक उससे चवन्नी आप समझते हैं ना, कभी मांगी नहीं, बल्कि हर सालों साल में जो कमाता हूँ उसमें से कुछ पैसा उसके अंदर मतलब जरूर नाटक किया क्या जी है? जी, अब ये व्यक्तिगत आक्षेप पर मैं नहीं जाऊंगा। रविंद्र जी अंतिम, चूंकि पे मैं आपका चाह रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं? ये स्थिति बदलनी चाहिए, समस्याएं हैं ये हम देख रहे हैं, हम उनको नकार नहीं सकते हैं। जब इतनी बार ये चीज दोहराई जा रही है तो कहीं ये पीड़ा है निर्देशकों में, रंगमंच में, कि नए हिंदी नाटक, स्तरीय हिंदी नाटक नहीं आ रहे हैं और स्थापित लेखक तो बहुत कम सक्रिय हैं इस दिशा में। तो क्या किया जा सकता है और कहाँ से शुरुआत हो सकती है? बहुत संक्षेप में। देखिए, जो बात मैंने शुरू में कही फिर मैं उसको फिर से दोहराना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है, समस्या है, लेकिन समस्या उतनी विकराल नहीं है जितना पेश किया जाता है। और हिंदी में बहुत अच्छे मौलिक नाटक लिखे जा रहे हैं। मैंने तो अभी नटरंग का ही बता दिया कि 18 मौलिक नाटक मुझे पढ़ने को मिले थे, तो वो होंगे और लिखे जा रहे हैं। हिंदी में जो बुनियादी समस्या है वो थिएटर इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आता है, निर्देशक भी आता है, एक्टर भी आता है। अब दिल्ली में जैसा भी लोकेंद्र जी ने कहा, जिनके बारे में मेरी धारणा है कि वो बहुत अच्छे निर्देशक हैं, बहुत अच्छे निर्देशक हैं। मैं पिछले 38 साल से लोकेंद्र त्रिवेदी जी को देख रहा हूँ। वो हिंदी में बहुत श्रेष्ठ रंगकर्म करते हैं और उन्होंने थिएटर से उन पर आरोप लगे वो खुद जवाब दे देंगे, पर इतना समर्पित निष्ठावान रंगकर्मी निर्देशक हिंदी में बहुत कम है। लेकिन खैर, मैं ये कह रहा हूं कि अभी उन्होंने बात की कि भाई आया और एक्टर बोला कि सर मुझे जल्दी से कुछ टेक्निक दे दीजिए, मुझे मुंबई जाना है। तो भैया ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। एक्टर भी क्या करे? एक्टर भी क्या सिर्फ लेखक के ही सामने रोटी की समस्या नहीं है, लेखक के सामने भी समस्या है, डायरेक्टर के सामने भी समस्या है। अवतार जी डायरेक्टर हैं, लोकेंद्र जी डायरेक्टर हैं, उनको मालूम है कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में अगर आप एक ग्रुप बनाते हैं, एक आदमी आता है और एक करके फिर चला जाता है बम्बई, और फिर आप एक्टर खोजिए, दूसरा शो नहीं हो पाता, कई बार नहीं हो पाता दूसरा शो। ये सब भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है जिसको जब तक हम इसके बारे में विचार नहीं करेंगे। एक मिनट देवकांत जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं।
जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम को हल नहीं करेंगे या समाज हिंदी का नहीं करेगा, तब तक उस तरीके से एक मिनट देवकांत जी बेचैन मत होइए, मैं अपनी बात कह लूं, आप भी अपनी बात कह चुके हैं कई बार। जब तक विषय पांडुलिपि ही बोल रहा हूं भैया। देवकांत जी रविंद्र जी को बात अपनी पूरी कर लेने दीजिए जी। पांडुलिपि पर ही बताया, अभी नटरंग के 18 पांडुलिपि में देख चुका हूं, उस पर फैसला हुआ था, वो पांडुलिपि नहीं है। स्वदेश दीपक ने, अस्कर वजाहत ने, राजेश कुमार ने, सब जो नाटक थे वो पांडुलिपि नहीं लग रहा है आपको? मानव कौल ने जो नाटक, 4 नाटकों का एक कलेक्शन अभी मेरे सामने नए नाटकों का है। हाँ, लोकेन त्रिवेदी ने रानी कमलापति नाटक 2 साल पहले किया था, वो पांडुलिपि नहीं थी। तो ये सब पांडुलिपियां हैं, हम आंख मूंद नहीं सकते हैं। प्लीज 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 देवकांत जी, मुझे भोपाल के अखबारों में मेरी बात या तो आप बोलिए या मुझे बोलने दीजिए। आप देवकांत जी प्लीज, देवकांत जी कृपया उनको बोलने दे। रविंद्र जी मैं बहुत संक्षेप में बोलने देता हूँ, रिपीट भी नहीं करता हूँ। मैं कह रहा हूँ जब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बात एनएसडी और भारतीय नाट्य अकादमी, स्कूलों में भी, स्कूल में किस तरह बोल रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर जेन्युइन लेखक चाहिए। लेखक रंग आंदोलन से पैदा होता है, सरकारी। आप मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलने? अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं बंद कर देता हूँ। मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, आप थिएटर के आदमी भी नहीं हो। देवकांत जी त्रिपाठी जी बहुत पुराने थिएटर के आदमी है, बड़े अच्छे लेखक है, और इन्होंने अपना जो हमारा छपता है एनएसडी से भी, उसको भी इन्होंने संचालित किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं लिखते हैं। ये देवकांत जी आप अपना पक्ष रखिए, दूसरों पर उंगली मत उठाइए। हमने थिएटर पर बातचीत करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। अगर आप हर एक व्यक्ति पर उंगली उठाएंगे तो फिर ये बहस कहीं और चली जाएगी, आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाएगी। इसलिए कृपया देवकांत जी कृपया अब आप थोड़ा चुप रहें, हम रविंद्र जी की अंतिम बात सुनना चाहते हैं। सुनने दें। मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात कह रहा हूँ। मुझे ये कहना है कि हिंदी में बहुत अच्छे नाट्यालेख लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो मंच पर यदि ट्राई आउट नहीं होते हैं, मंच पर नहीं आते हैं, तो उनका लिखा जाना ही अकेला महत्वपूर्ण नहीं है। उनका होना, नाटक का होना महत्वपूर्ण होता है, नाटक का सिर्फ लिखा जाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। और जो अच्छे नाटक लिखे हैं उसमें कई हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, कभी किसी के 500 होते हैं, किसी के 100 होते हैं, लेकिन बिल्कुल नाट्यालेखों की भयंकर कमी है ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब तक हम रंगमंच संबंधी दूसरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तब तक लेखन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान नहीं होगा। कि जो लेखन की समस्या हम देख रहे हैं उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, केवल अलग करके लेखन को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, बल्कि पूरे रंगमंच के सामने जो चुनौतियां हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, उन सब पर विचार करना पड़ेगा और तब जाके कोई रास्ता निकल पाएगा। बहुत बहुत आप सभी एक छोटी सी बात कहनी है, दिलचस्प बातचीत में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। नमस्कार।